गुड मॉर्निंग बेटा आप सभी को। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऑलरेडी मैं इस चैप्टर को अपनी क्लास में करवा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से हम हाउस प्रॉपर्टी को बिल्कुल नए सिरे से करेंगे। तो जिस बच्चे को हाउस प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं आता है उस बच्चे को भी हाउस प्रॉपर्टी पूरा समझ में आएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। चैप्टर का नाम बताओ बेटा, सबसे पहले क्या है? हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी है हमारे चैप्टर का नाम। सबसे पहले जानते हैं इसका स्कोप क्या है। स्कोप, इसके सेक्शंस कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं। तो इसके स्कोप में हम लिखेंगे ये सेक्शन नंबर 22 से स्टार्ट होके सेक्शन नंबर 27 तक इसका स्कोप फैला हुआ है। इनके बीच में कोई भी सेक्शन अगर आपको दिखे, कोई भी सेक्शन आपको दिखे तो आप समझ जाना ये किसका सेक्शन है, हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन है। तो फटाफट एक बार ये देख लेते हैं सेक्शंस किस चीज़ के हैं। सेक्शन 22 सेक्शन 22 है चार्जिंग सेक्शन। किसका है? चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन। उसके बाद आता है सेक्शन 23 है एनुअल वैल्यू। सर ये क्या होता है एनुअल वैल्यू? मैं सभी चीज़ों को एक एक टर्म को बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल एक बार ये जान लीजिए आप कौन सा सेक्शन किस चीज़ के लिए है। सेक्शन 23 है एनुअल वैल्यू का। किसका बेटे? एनुअल वैल्यू। सेक्शन नंबर 24 किसका है? सेक्शन नंबर 24 डिडक्शंस। सर ये कौन सी डिडक्शंस हैं? इनकी डिटेल में हम चर्चा करेंगे बेटा। डिडक्शन के दो पार्ट हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। एक डिडक्शन है 30% फ्लैट। 30% फ्लैट आपको छूट मिलेगी। ये 30% किसका? एनुअल वैल्यू का। और एक डिडक्शन होती है इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट अगर कोई है तो वो भी लेस कर दिया जाएगा। फिर आता है सेक्शन 25। एक होता है यूआर अनरियलाइज्ड रेंट और एक होता है एआर एरियर ऑफ रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट और एरियर ऑफ रेंट। फिर आता है सेक्शन नंबर 26। अगर एक मकान के एक से ज़्यादा ओनर हैं तो उसको बोलते हैं बेटा को ओनर। क्या बोलते हैं? को ओनर। और सेक्शन नंबर 27 लास्ट सेक्शन जो है वो किसका है? डीम्ड ओनर का। किसका बेटे? डीम्ड ओनर, जिसको ओनर नहीं है पर ओनर मान लिया गया। हम हर सेक्शन को बड़ी डिटेल में करेंगे, आप उसकी चिंता मत करें। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए भी और इंटरव्यू स्किल्स के लिए भी ध्यान रखें कि कौन सा सेक्शन टैक्स में किस चीज़ कह रहा है। सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन है, 23 एनुअल वैल्यू, 24 सर डिडक्शन। डिडक्शन की दो पार्ट, पार्ट ए पार्ट बी। 25 यूआर अनरियलाइज रेंट, जो रेंट हमें मिला ही नहीं। एरियर ऑफ रेंट, जो पुराने टाइम का है, मिल सकता है। 26 एक से ज़्यादा ओनर है तो उनको को ओनर बोलते हैं। और 27 जो ओनर नहीं है बट ओनर जैसा है, जिसको ओनर मान लिया गया, डीम्ड ओनर। जी सर। एक बार फॉर्मेट का जिक्र और कर लेते हैं बेटा। फॉर्मेट, एग्जाम में आपको कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है जब आप क्वेश्चन सोल्व करें। सबसे ऊपर आप लिखेंगे ग्रोस एनुअल वैल्यू। क्या लिखेंगे? ग्रोस एनुअल वैल्यू। सर ग्रोस एनुअल वैल्यू में से फिर आपको लेस करना है म्यूनिसिपल टैक्स। जो टैक्स आपने जमा करवाया किसके पास? नगर निगम के पास, उसको लेस कर दो। जो बच गया इसको बोलते हैं बेटा नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू। इसमें से अब दो चीजें लेस होती हैं, लेस और लेस। 30% फ्लैट जो मैंने यहां बताई थी, फ्लैट डिडक्शन घटती ही घटती है। 30% फ्लैट ऑफ एनुअल वैल्यू, इसको भी लेस कर दो। और सर अब अगर आपने मकान लोन लेके बनाया है और उस लोन पे आपने इंटरेस्ट अगर कोई पे किया है तो उस इंटरेस्ट की भी आपको क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। इसको घटा दो। ये जो बच गया ना, ये जो बच गया इसको बोलते हैं बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बधाई हो, जो आप निकाल रहे थे वो आपके सामने आ गया है। एचपी की इनकम आप निकाल रहे थे वो आपको मिल चुकी है। अब तक फटाफट जान लेते क्या किया हमने। चैप्टर का नाम क्या बेटा? हाउस प्रॉपर्टी। स्कोप क्या है? सेक्शन 22 से 27 तक का स्कोप रहेगा। कौन सा सेक्शन किस चीज़ का है? सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन है, 23 एनुअल वैल्यू, 24 डिडक्शंस। बेटा मेरे साथ साथ याद करें इनको। 25 अनरियलाइज रेंट एरियर ऑफ रेंट दोनों का है, 26 को ओनर और 27 डीम्ड ओनर। सर एग्जाम में जब क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो फॉर्मेट क्या फॉलो करना है? सबसे ऊपर आएगा ग्रोस एनुअल वैल्यू। पूरे साल में ग्रोस एनुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है? पूरे साल में एक मकान लगभग इतनी रेंटल इनकम कमा लेगा। इतनी रेंटल इनकम, मोटा मोटा इतना कमा लेगा, मोटा इतना कमाया होगा, इतनी इनकम मकान ने रेंट में कलेक्ट की होगी।
तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो बड़ा लालची है बेटा, वो कहता है लाओ मुझे इस पर टैक्स दो। तो फिर आम आदमी क्या बोलता है, अरे साहब आपको तो टैक्स दिखता है लेकिन मैंने म्यूनसिपल टैक्स भी तो पे किया है नगर निगम को, वो मेरा खर्चा है, वो घटाओ, वो कम कर दिया। नगर निगम को दिया गया टैक्स आपने लेस कर दिया, अब बच गई नेट एनुअल वैल्यू। अब डिपार्टमेंट बोलता है इस वैल्यू पे हमें टैक्स दो, अब तो टैक्स दे दो। तो फिर हमें क्या बोलना बेटे, हम क्या बोलेंगे, जी हमने मकान की रिपेयर शिपेयर भी तो करवाई है, वाइट वॉश करवाया है, पेंटिंग वेंटिंग कराई है, तो वो खर्चा भी तो हमारा लेस करो ना। तो डिपार्टमेंट बोलता है चलो एक काम करो, उसके 30% फ्लैट माइनस कर लो, चाहे आपने खर्चा कम किया चाहे आपने खर्चा ज़्यादा किया, हमने 30% आपका उसका भी लेस कर दिया, अब तो टैक्स दे दो। अब एसएससी क्या बोलता है, मैंने मकान लोन लेके बनाया है, उस लोन के ऊपर जो मैंने इंटरेस्ट भरा है वो भी तो मेरा एक्सपेंस है, मेरा वो एक्सपेंस भी घटा दो। अब सब कुछ घट चुका बेटे, अब भगवान विष्णु भी नीचे आ जाए तो भी और कुछ नहीं घट सकता, आपकी आ चुकी है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हम बिट बाय बिट एक एक चीज सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होती है, फिर हम सीखेंगे म्युनिसिपल टैक्स क्या होता है, फिर हम एनुअल वैल्यू का जिक्र करेंगे, बाद में फिर सारी चीज़ें बिट बाय बिट हम सीखते चले जाएंगे और हमारा हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा। जी सर, क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई बेटा जितने मैंने हम जस्ट करवाई हैं? जी, ग्रोस एनुअल वैल्यू को जीएवी बोला जाता है और नेट एनुअल वैल्यू को एनएवी बोला जाता है। ग्रोस एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू, ये दोनों चीज़ें आपको मैं समझा देता हूँ। जीएवी निकालने के लिए नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, अगला पेज ले लेता हूँ। देखिए बेटा, हाउ टू कैलकुलेट जीएवी, जीएवी कैसे कैलकुलेट होगी, हाउ टू कैलकुलेट जीएवी, ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहीं से होगी, इसके बिना तो क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होगा। तो ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है बेटा, 3 टाइप के रेंट होते हैं। एक होता है फेयर रेंट, एक कौन सा रेंट होता है बेटा, फेयर रेंट, लिख लिया सर। एक होता है बेटे स्टैंडर्ड रेंट, STNDERD, स्टैंडर्ड रेंट। और एक होता है सर म्युनिसिपल रेंट, म्युनिसिपल रेंट। और एक होता है सर एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट। ये वो रेंट है बेटा जो आप बता रहे हो आपको मिला है, ये तो जो है जो आपको एक्चुअल में मिला है। तो सर फेयर रेंट क्या है, रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी, रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी क्या है, फेयर रेंट है। जो मैं बोलूं बेटा उनको सुनते रहो। सर स्टैंडर्ड रेंट क्या है, स्टैंडर्ड रेंट अगर पेपर में हो तो समझना इसके बारे में, मैक्सिमम रेंट, मैक्सिमम रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट, रेंट कंट्रोल एक्ट। सर म्युनिसिपल रेंट क्या है, रेंट एज पर म्युनिसिपल अथॉरिटी, नगर निगम की दृष्टि में आपका जो रेंट है उसको क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल रेंट। सर एक्चुअल रेंट जो आपको एक्चुअल में रिसीव हुआ है। सर हमें तो जीएवी निकालनी थी, अब क्या बता रहे हैं बेटा, जीएवी तभी निकल सकती जब आपको इन 4 चीज़ों का पता हो, इनके बिना आप जीएवी नहीं निकाल सकते। ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए, ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए, क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए आपको इन 4 चीज़ों को ऊपर नीचे मंथन करना पड़ेगा, मथना पड़ेगा, उसके बाद आपकी बाहर निकल के आएगी जीएवी। चलिए जीएवी कैसे निकालते हैं एक बार फटाफट देख लेते हैं। FM, मैंने क्या बोला बेटा, FM, आपको भी ऐसे याद करना है, F फॉर फेयर रेंट, M फॉर म्युनिसिपल रेंट, F फॉर फेयर रेंट, M फॉर म्युनिसिपल रेंट। इन दोनों में से आपको हायर देखना है, विच एवर इज हायर, क्या देखना है आपको इनमें से, हायर। जो भी हायर आएगा उसको तुरंत फिर से कंपेयर करना है, किसके साथ, स्टैंडर्ड रेंट के साथ। स्टैंडर्ड की रेंट के साथ क्या करना है आपको, कंपेयर करना है बेटा। अब की बार क्या देखना है सर बेटे, लोअर देखना है। सर जो लोअर आ गया अब क्या करना है, इस लोअर को कंपेयर करना है बेटा एक्चुअल रेंट के साथ। सर कंपेयर ही कंपेयर करवाते रहोगे क्या बेटा, करते जाओ तुम। एक्चुअल रेंट के साथ फिर जो निकालना है अब की बार देखना है हायर। सर पहले देखा हायर, फिर लोअर, फिर हायर। जो ये हायर आया है बधाई हो, यही आपकी क्या है बेटा, जीएवी, यही क्या आपकी जीएवी। FM, F फॉर फेयर, M फॉर म्युनिसिपल। 2 रेंट पेपर में गिवन होंगे बेटा, इनमें से हायर आपको देखना है। जो हायर अमाउंट निकल के आए, जैसे मान लो 1 लाख रुपए है, ये कितना है, 1 लाख रुपए फेयर रेंट गिवन है, ये 1,20,000 रुपये गिवन है। तो इनमें से हायर कौन सा है, 1,20, वो 1,20 यहाँ लिख लो, सिंपल। स्टैंडर्ड रेंट, जो स्टैंडर्ड रेंट है वो गिवन है आपको 1,40,000। तो इन दोनों में से लोअर क्या है, 1,20 में से 1,40 में से 1,20,
1,20,000। और मान लो एक्चुअल रेंट आपको दे रखा है 1,50,000, तो लास्ट में क्या देखना है, हायर। तो कितना आ गया GAV 1,50,000। कई बार जरूरी नहीं बेटा, कई बार जरूरी नहीं, पेपर में सारी चीजें दे रखी हूं। कई बार हो सकता है क्वेश्चन सीधा, अगर क्वेश्चन में सीधा GAV निकाल के दे रखी हो, प्लीज ध्यान सुने ये बात बेटा, अगर क्वेश्चन में सीधा GAV निकाल ही रखी है, क्वेश्चन GAV निकाल के दे रखी है, तो फिर आपको फेयर, म्युनिसिपल, हायर, स्टैंडर्ड, लोअर करने की जरूरत ही नहीं भाई। इससे आगे क्वेश्चन मूव ऑन करना है। बच्चे पागल हो जाते हैं, वो कहते हैं सर फेयर रेंट दे नहीं रखा था, म्युनिसिपल रेंट दे नहीं रखा था, क्वेश्चन कैसे करें। अरे भाई जब उसने GAV निकाल के दे दी बेटा, जब उसने GAV निकाल के दे दी तो आपको जरूरत ही क्या है, जितना क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिया जाए उससे आगे प्रोसीड करना है हमें। जी सर, ओके सर फिर से रिवाइज कराओ। फेयर, म्युनिसिपल, विच एवर इज हायर, FM हायर, उसकी तुलना स्टैंडर्ड के साथ, विच एवर इज लोअर। अब ध्यान दे बेटा, इस लोअर का एक नाम होता है, इस लोअर का एक नाम होता है, बताऊं क्या, एक्सपेक्टेड रेंट। क्या बोलते हैं इसको बेटे, एक्सपेक्टेड रेंट। अगर क्वेश्चन में सीधा एक्सपेक्टेड रेंट दे रखा है तो आपको ये ऊपर वाले रेंट की जरूरत नहीं, सीधा एक्सपेक्टेड को एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर कर लेना, और जो हायर आए वो क्या आएगी आपकी GAV। फटाफट चलिए 1 मिनट। अब आपको क्या देखना है, GAV निकालनी आ गई बेटा, सभी बताएं GAV निकालनी आ गई। यस सर आ गई। चलो फटाफट मुझे रिपीट करवाओ, आप रिपीट कराओगे GAV में, GAV को रिपीट कराओ। सबसे ऊपर क्या आएगा बेटा, फटाफट मेरे साथ रिकॉल करना बेटे, तभी मजा आएगा। रिकॉल मेरे साथ साथ, FM, F फॉर फेयर, M फॉर म्युनिसिपल, विच एवर इज हायर। सर इनका जो हायर आएगा उसकी तुलना किसके साथ, स्टैंडर्ड के साथ। क्या करना बेटा, विच एवर इज लोअर। याद करो इस लोअर का कुछ नाम होता है, याद करो इस लोअर का कुछ नाम होता है, क्या, एक्सपेक्टेड रेंट। क्या नाम होता है, एक्सपेक्टेड रेंट। लास्ट में तुलना किसके साथ होती है, एक्चुअल रेंट के साथ। क्या देखना है फिर से, हायर देखना है। हायर देखते क्या आ गया, GAV। बधाई हो, आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू आ चुकी है। जी सर। बेटा जो हमने लिखा था यहाँ पे GAV, ग्रोस एनुअल वैल्यू, ये हमें थोड़ा बहुत समझ में अब आ चुका है कि GAV क्या होती है। 3-4 टाइप के रेंट होते हैं, उनमें से ऊपर नीचे करके GAV निकाल ली। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, म्युनिसिपल टैक्स। जी सर, एक एक पॉइंट को समझते जाइएगा, हाउस प्रॉपर्टी से आसान कोई भी टॉपिक नहीं है। अब हम बात करेंगे बेटा म्युनिसिपल टैक्स की, डिडक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स हर आदमी चाहता है जो उसने भर रखा है घट जाए, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे घटाने नहीं देता। वो बोलता है जब तक आप 3 कंडीशन पूरी ना कर दो, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3, ये 3 कंडीशन पूरी करो आप म्युनिसिपल टैक्स घटा सकते हैं। कंडीशन नंबर 1 किस चीज़ की है, रेंट जो म्युनिसिपल टैक्स है वो पेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, पेड होना चाहिए, पेबल नहीं होना चाहिए। पेबल, मेरा कैमरा बार बार में ऑफ हो जाता है। पेड होना चाहिए, पेबल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वो म्युनिसिपल टैक्स ओनर ने भरना हो, ओनर ने पे कर रखा हो, ओनर ने पे कर रखा हो, वो टेनेंट ने पे कर रखा है तो लेस नहीं होगा। और तीसरा, वो लेट आउट घर होना चाहिए। म्युनिसिपल टैक्स अगर किराए का मकान जो आपने किराए पे दे रखा है उसी का म्युनिसिपल टैक्स घट सकता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड का म्युनिसिपल टैक्स की छूट कभी नहीं मिलती। ये ध्यान रखना बेटा, सेल्फ ऑक्यूपाइड घर होगा तो उसकी छूट नहीं मिलेगी। सर सेल्फ ऑक्यूपाइड क्या होता है, लेट आउट क्या होता है बेटा, नेक्स्ट पेज पे इसी के बारे में जिक्र करूंगा। फिलहाल आप 3 कंडीशन समझें। म्युनिसिपल टैक्स पेपर में तभी घटेगा जब तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली पूरी हो जाएंगी, तीनों चेक करेंगे पेपर में। क्या म्युनिसिपल टैक्स पेड वर्ड लिख रखा है, पेबल, पेबल है तो मत घटाना। ओनर ने पे कर रखा है या किराएदार ने पे कर रखा है, ओनर ने पे किया तो घटाना है, किराएदार ने पे किया तो नहीं घटाना। जिस मकान के लिए म्युनिसिपल टैक्स दिया है, जिस मकान के लिए म्युनिसिपल टैक्स दिया है वो मकान जो है वो लेट आउट किराए वाला घर है या सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ऐसा क्या बेटा, सेल्फ ऑक्यूपाइड या किराए का घर है। कौन से वाला घर है, रहने वाला या किराए वाला। लेट आउट होगा तो लेस हो जाएगा, अदरवाइज लेस नहीं हो सकता। ये तीनों कंडीशन पूरी करने के बाद भगवान विष्णु भी नहीं रोक सकता, आपको म्युनिसिपल टैक्स की छूट मिलेगी ही मिलेगी। जी सर। सर एक बात बताओ, देखा अगर जाए तो फॉर्मेट में सबसे ऊपर ग्रोस एनुअल वैल्यू ये हमें निकालना आ गया, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स कब घटाना है ये हमें निकालना आ गया। ग्रोस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स घटाते ही क्या बच गया, नेट एनुअल वैल्यू। जी सर।
इसमें से 30% बेटा लेस होगा ही होगा। नेट एनुअल वैल्यू आने के बाद आंख बंद करके 30% एक्सपेंसेस के नाम का इनकम टैक्स कहता है फ्लैट माइनस कर लो, तो जो भी वैल्यू आएगी इसका 30% फ्लैट माइनस कर लो। मान लो वैल्यू आई 1 लाख रुपए, तो 30,000 फ्लैट घट जाएंगे। सर यहां तक का सारा क्वेश्चन हो चुका है जी बेटा। अब क्या बच गया? इंटरेस्ट। अगर हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन और सीख लेते हैं और इंटरेस्ट का फंडा अगर हमें क्लियर हो जाए तो बेटा हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। बधाई हो, आपको चैप्टर का कम से कम 30% पार्ट आ चुका है जी सर। चलिए चलते हैं आगे। अब कुछ कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। एक बार कुछ कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। बड़े ध्यान सुनना बेटा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे तो उन फॉर्मेट्स का लिंक समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 बेटा, हाउस प्रॉपर्टी का मीनिंग है, हाउस प्रॉपर्टी का मीनिंग है लैंड एंड बिल्डिंग दोनों इकट्ठे होने चाहिए। लैंड एंड बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनेंट देयर टू। सर क्यों? एग्जाम्पल, अगर बेटा वैकेंट लैंड, खाली पड़ी लैंड, उसके ऊपर कुछ भी बना नहीं है, वैकेंट लैंड है, और वैकेंट लैंड को अब अगर आप रेंट पे देते हो, क्या देते हो? रेंट पे देते हो, तो किराया, आप, मेरे पास 100 गज का एक प्लॉट पड़ा था, मैंने किराए पे दे दिया और मेरे पास 10,000 रुपये किराया आ गया। ये किराया हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जा सकता बेटा, ध्यान सुनो, ट्रीटमेंट ही गलत हो जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब होता है लैंड और बिल्डिंग आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए। खाली पड़ी जमीन अगर आपने रेंट पे दी तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो सकता है, वो अदर हेड की इनकम हो सकती है। हाउस प्रॉपर्टी उसको लेने से मना कर देगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बात, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 मैंने सीए सॉल्यूशन को रेंट पे ले रखा है। सीए सॉल्यूशन को मैं, जहाँ मेरा सेंटर है, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, वो मैंने किराए पे ले रखा है। उसका हर मंथ मैं 20,000 रेंट पे करता हूँ। 20,000 मैं मालिक को पे करता हूँ। मालिक को क्या बोलते बेटा? ओनर। और वेद सोनी यहाँ पे क्या है? सीए सॉल्यूशन में टेनेंट है, किराएदार है। मैं 20,000 रुपये पे करता हूँ, तो इन भाई साहब की क्या है? इनकम। 20,000 रुपये ओनर की क्या है? इनकम। कौन से हेड में टैक्सेबल है? हाउस प्रॉपर्टी में। यहाँ तक का मामला क्लियर है। ओनर ने मेरे को किराए पे दिया, मैंने वहाँ सीए सॉल्यूशन खोल दिया, हर महीने में 20,000 रुपये का किराया देता हूँ जी सर। अब मैंने क्या किया, ये सेंटर मेरे लिए थोड़ा सा बड़ा था। क्या था बेटी? बड़ा था। तो मैंने कुछ हिस्सा इस सेंटर को एक सर और सर है उनको दे दिया। देव सर, कोई देव सर हैं, मैंने उनको एक कमरा शाम को मेरा खाली रहता था, वो मेरे पास आए, बोले सर मेरे को सेंटर की रिक्वायरमेंट है, मेरे को शाम को 2 क्लास लेनी है। मैंने कहा ठीक है भाई, 6,000 रुपये महीना मेरे को दे देना बेटा। अब देव जो है, देव सर है, वो मेरे को देता 6,000 रुपये। अब 6,000 रुपये अगर मुझे मिले हैं तो मेरी क्या होगी बेटा? इनकम। क्या होगी? इनकम। पर ये 6,000 रुपये जो मेरी इनकम है, ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं हो सकती। सर कारण बताओ, कारण बताओ, कारण बताओ। क्योंकि बेटा हाउस प्रॉपर्टी हेड का नियम है, कानून है क्या? आप उस मकान के ओनर होने चाहिए जिस मकान का रेंट आपने लिया है, जिस घर का, जिस हाउस का रेंट आपने लिया है, आप उस घर के क्या होने चाहिए? ओनर होने चाहिए। तभी आपका किराया हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, अदरवाइज ये कहीं और जाएगा। इट मीन्स सर हम कह सकते हैं जो रेंट रिसीव हुआ है, जो रेंट रिसीव हुआ है, अगर वो ओनर को रिसीव हुआ है, अगर वो ओनर को रिसीव हुआ है तो इनकम कौन सी बेटा? हाउस प्रॉपर्टी की है। और अगर वो टेनेंट को रिसीव हुआ है तो मेरे बच्चे हाउस प्रॉपर्टी में मत करना, कहाँ ले जाना उसको? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर मज़ा आ गया, क्यों नहीं आएगा बेटा? जी सर। क्या आपको ये 2 कॉन्सेप्ट समझ आएंगे बेटा? अगर इन्हीं का पता नहीं होगा तो आप इनकम, जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है ही नहीं, उसको भी यहाँ ले आएंगे। तो सबसे पहले तो ये भी जानना जरूरी ना, वो इनकम इस हेड के अंदर चार्जेबल है भी या नहीं। चलिएगा, इनकी फोटो क्लिक करके बेटा मैं आपके पास भेज दूंगा, उसकी चिंता मत करें। पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप पे मैं आपके पास सेंड कर दूंगा, और नहीं तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए, तीसरी बात, कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 बड़े ध्यान सुनना बेटा। डेंजर कैसे है? डेंजर है, ऑलरेडी बता रहा हूं। सर डेंजर क्यों है? सुनिए जरा एक बार। ये एक बंदा है और इसकी ये फैक्ट्री है। ये इसकी क्या है बेटा? फैक्ट्री। इस फैक्ट्री के अंदर ये यहां पे प्रोडक्शन करता है। क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। जो इसके पास लेबर है, जो इसके पास लेबर है,
वो बाहर गांव से आती है। कहाँ से आती है बेटा? बाहर गांव से आती है। और बाहर गांव से आती है तो वो लेट हो जाती है। वो लेबर क्या हो जाती है? लेट आती है। लेट आने से क्या होता है? प्रोडक्शन कम होता है। प्रोडक्शन कम होता है तो क्या होता है? सेल कम होती है। और सेल कम होती है तो क्या होता है? ओवरऑल प्रॉफिट कम हो जाता है। प्रॉफिट कम हो जाता है। तो इस बिजनेसमैन ने क्या किया? इस बिजनेसमैन ने क्या किया? यहाँ पे लेबर के लिए, यहाँ पे लेबर के ठहरने के लिए कुछ रूम बना दी। जैसे मान लो 20 रूम बना दिए, ताकि लेबर को आने जाने का टाइम ना लगे और उस टाइम को प्रोडक्शन में यूज किया जा सके। 20 रूम बना दिए और कम किराए पे, जैसे मान लो 2000 रुपये पर रूम पर लेबर को किराए पे चढ़ा दिया। किराए पे चढ़ा दिया। अब ये कौन से हेड में इनकम चार्जेबल है? बच्चा कंफ्यूज है। क्या ओनर भी है इसका? जी सर, आपने कहा था ओनर होना चाहिए हाउस प्रॉपर्टी के लिए, वो तो है। आपने कहा था लैंड एंड बिल्डिंग जुड़े हुए होने चाहिए, सर वो भी है। लैंड के ऊपर ही बिल्डिंग बनाई है, तो दोनों कंडीशन पूरी हैं। तो अब तो इनकम हाउस और किराया आ भी रहा है। 20 रूम का किराया 40,000 रुपये, अच्छा खासा किराया 40,000 रुपये पर मंथ आ भी रहा है। लेकिन बेटा फिर भी ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। ये अब भी हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं है बच्चे। यही तो टैक्स की बारीकियां हैं जो आप लोगों को धीरे धीरे सीखनी है। सर तीसरा पॉइंट, फिर ये कहाँ टैक्सेबल होगा? ये देखो बेटा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसने रेंट पे इसलिए दिया है, इसने रेंट पे इसलिए दिया है ताकि इसका प्रोडक्शन बढ़े, और प्रोडक्शन बढ़े तो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट बढ़े। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ रेंट कमाना नहीं, प्रोडक्शन बढ़ाना था। जब जब इनका मेन ऑब्जेक्टिव, जब जब किसी बंदे का मेन ऑब्जेक्टिव प्रोडक्शन बढ़ाना हो, बिजनेस की ग्रोथ हो, बिजनेस की ग्रोथ हो, और ऐसा करने से उसको अगर रेंट भी रिसीव हो रहा है, तो ये वाला किराया, ये वाला किराया, ये वाला किराया हाउस प्रॉपर्टी में ना जाके, बेटा ध्यान से देखो, हाउस प्रॉपर्टी में ना जाके आपका पीजीबीपी में ही टैक्सेबल होगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन में ही टैक्सेबल होगा। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में ये रेंट टैक्सेबल हो जाएगा। जी सर, फटाफट बताएं बेटा। हमने 3 बड़े बड़े मोटे मोटे कॉन्सेप्ट कर लिए। अगर मैं यही रिवाइज कराना चाहूँ फटाफट, खाली पड़ी जमीन, आप बोलो खाली पड़ी जमीन कहाँ जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्योंकि लैंड बिल्डिंग जुड़ी होनी चाहिए। सर ओनर किराया खाए तो हाउस प्रॉपर्टी है, और टेनेंट किराया खाए तो टेनेंट खाए तो बेटा तुम बोलो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। सर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए अगर रेंट रिसीव हो रहा है तो वो रेंट कहाँ जाएगा बेटा? बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा। चलिए बेटा, यहाँ तक की बात आज हमने कर ली है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इससे आगे के कॉन्सेप्ट गो थ्रू करते हैं।